सरस्वती वंदना। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। धन्यवाद। या विद्यार्थिनींचे मनापासून धन्यवाद देते। पिछले 42 सालों से भारतीय विचार साधना बुक पब्लिकेशन में कार्यरत है। वैचारिक, चरित्रात्मक, ऐतिहासिक, सामाजिक आशय से संपन्न 600 से ज्यादा किताबों की निर्मित भारतीय विचार साधना ने की है। समय के साथ चलने वाली इस संस्था द्वारा आज के मराठी किताब की निर्मित हुई है। भारतीय विचार साधना के अध्यक्ष इस नाते मैं डॉक्टर गिरीश जी आफड़े आपसे विनती करती हूँ कि आप प्रस्तावना करें। डॉक्टर गिरीश जी आफड़े। नमस्कार। मंच पर विराजमान तथा आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि भारत के परराष्ट्र मंत्री, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित माननीय डॉक्टर श्री एस जयशंकर जी, जिनके कर कमलों द्वारा पुस्तक का विमोचन होने वाला है, वो महाराष्ट्र राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस, माननीय प्रभारी विदेश विभाग भाजप के श्री विजय जी चौथाई वाले, महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी के नियामक मंडल के अध्यक्ष आर्किटेक्ट राजीव जी सहस्रबुद्धे, पुस्तक प्रकाशन के कार्यक्रम में भारतीय विचार साधना यह प्रकाशन संस्था और महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी दोनों सहभागी है। अतः इन दोनों के माननीय पदाधिकारी, मेरे सामने बैठे हुए संघ के विविध संस्थाओं के माननीय पदाधिकारी, विद्वज्जन, पत्रकार बंधु, श्रद्धेय माता भगिनी तथा बंधुगण, दोनों संस्थाओं की ओर से मैं सभी मान्यवरों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इतने मान्यवर लोग पुस्तक प्रकाशन के लिए यहाँ आए हैं, ये सौभाग्य के बिना हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता। और यह सौभाग्य हम सबका है, आपका है, हमारा भी है। महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना सन 1860 में एतद्देशीय लोगों ने की थी। आद्य सशस्त्र क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके इस संस्थापक में एक थे। प्राथमिक शिक्षा से लेकर संशोधन तक पदवी तथा पदव्युत्तर शिक्षण की सुविधाएं देने वाली इस संस्था में 40,000 से अधिक विद्यार्थी प्रतिवर्ष शिक्षण लेते हैं। शालेय तथा महाविद्यालय में कला, वाणिज्य, विज्ञान, व्यवस्थापन, संगणक तथा महिलाओं के लिए या तरुणियों के लिए सैनिकी प्रशिक्षण, व्यवसाय विषयक शिक्षण जैसे क्षेत्रों में यह संस्था कार्यरत है। दूसरी संस्था भारतीय विचार साधना, राष्ट्रहित सर्वोपरि, इस ध्येय से प्रेरित होकर गए 42 वर्षों से भारतीय विचार साधना राष्ट्रीय विचारों का पुस्तकों का प्रकाशन करती आई है। अभी तक 630 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। इसमें बाल साहित्य, संत साहित्य, राष्ट्रीय विचार, विज्ञान, सामाजिक समरसता, परिवार प्रबोधन, थोर पुरुषों के चरित्र, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, आरोग्य, योग, खेती, पर्यावरण, सुभाषित, ऐसे बहुत विषयों पर, विषय बिंदुओं पर पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। डॉक्टर हेडगेवार चरित्र, पूजनीय श्री गुरुजी का वाङ्मय, दीनदयाल उपाध्याय का साहित्य प्रकाशित किया है। माननीय राजीव मल्होत्रा, माननीय संजीव जी सन्याल
कई दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, कई श्रीपति जी शास्त्री, इन्होंने अपनी अपनी पुस्तकें इंग्लिश या मराठी में, इंग्लिश या हिंदी में लिखी है। उनका भाषांतर करने का सौभाग्य भाविसा को प्राप्त हुआ है। इसी मालिका में भारत मार्ग एक बड़ी उपलब्धि है। इस भाविसा के कार्य को सहारते हुए महाराष्ट्र शासन ने उत्कृष्ट प्रकाशन संस्था नाम का एक पुरस्कार दिया जाता है, श्रीपू भागवत नाम से, वो 2016 में भाविसा को दिया है। भारतीय विचार साधना की विचार यात्रा गाड़ी महाराष्ट्र के हर जिले में जाती है और प्रचार प्रसार करती है। भाविसा का खुद का सभागृह है, ई लाइब्रेरी है, ऑनलाइन तरीके से पुस्तकें खरीदने की सुविधा उपलब्ध है। आजकल पुस्तक पढ़ने से सुनने का जमाना आ गया। स्टोरी टेल ऐप पर 80 पुस्तकें अपलोड हो चुकी है। अभी 300 पुस्तकें जल्द ही अपलोड हो जाएंगी और पुस्तकें पढ़ने के बजाय आप सुन सकेंगे। विचार भारती नाम के साहित्य सम्मेलन का आयोजन, विचार भारती नाम का दीपावली विशेषांक, लेखकों का एकत्रीकरण, ग्रंथ स्वागत नाम का न्यूज़लेटर, ये और कुछ आयाम है। भारत के परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर श्री एस जयशंकर जी ने इंग्लिश में द इंडिया वे नाम का ग्रंथ लिखा है। भाविसा ने उसका मराठी में अनुवाद भारत मार्ग इस नाम से किया है। इस ग्रंथ का प्रकाशन करने का सौभाग्य आज हमें प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी जैसी संस्था सहयोगी हो और ऐसे दिग्गज लेखक के ग्रंथ का प्रकाशन हो जिसमें लेखक स्वयं उपस्थित हो और पुस्तक का विमोचन करने के लिए महाराष्ट्र के प्यारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित हो, तो सचमुच हो गया दुग्ध शर्करा योग। और आप ये भी कह सकते हैं कि सोने में सुगंध। माननीय जयशंकर जी तथा माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनके विचार सुनने के लिए आपके इतना ही, शायद कुछ ज्यादा मैं भी उत्सुक और इच्छुक हूं। इसलिए अब छोटी सी प्रस्तावना यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद। मनपूर्वक धन्यवाद। डॉक्टरांनी दोन्ही संस्थांचा यथोचित परिचय आपल्याला करून दिलेला आहे, संयोजन संस्थांचा। आता आपण वळूया या व्यासपीठावर आसनस्थ मान्यवरांच्या स्वागताकडे, त्यांच्या सन्मानाकडे, कारण रोज रोज ही मंडळी काही आपल्या व्यासपीठावरती नसतात। आज आपला योग चांगला आहे, या सर्वांचं स्वागत करूया। त्यात मी महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी नियामक मंडळाचे अध्यक्ष या नात्याने आर्किटेक्ट राजीवजी सहस्त्रबुद्धे आपल्याला विनंती करेन, महाराष्ट्र एजुकेशन सोसायटीच्या वतीने आपण या मान्यवरांचं स्वागत करावं। सबसे पहले भारत के परराष्ट्र मंत्री माननीय श्री एस जयशंकर जी, जो आज परराष्ट्र मंत्री और लेखक इस नाते मंच पर विराजित है। कोविड प्रकोप के बाद हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी परिवर्तन आया। इस बदलाव में अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के साथ सर्वोत्तम संबंधों का उद्दिष्ट सफल करने की एक अलग चुनौती थी और साथ में हमारे देश को भी एक शक्ति स्वरूप में हम देखना चाहते हैं। तो कौन से आह्वानों का हम सामना कर रहे हैं, इसका विश्लेषण माननीय एस जयशंकर जी ने द इंडिया वे इस किताब में किया है। अपने देश के कल्चरल सिविलाइजेशन के आधार पर वो अपने विचार प्रकटित करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से और हम सबकी तरफ से आपका स्वागत। ज्यांच्या शुभ हस्ते आपण पुस्तक प्रकाशित करतो आहोत, महाराष्ट्राचे माननीय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस सर, आपलंही मनापासून स्वागत। मी राजीव सहस्त्रबुद्धे सर आपणाला विनंती करते, माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांचंही आपल्या व्यासपीठावरती स्वागत करावं। दोनही संस्थांच्या वतीने हे स्वागत होणार आहे। सुरुवातीला आपण महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीच्या वतीने हे स्वागत करतो आहोत। माननीय विजयजी चौथाईवाले व्यासपीठावरती आहेत, त्यांचंही मनापासून स्वागत आपल्या सगळ्यांच्या वतीने आणि महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीच्या वतीने। मी राजीव सहस्त्रबुद्धे सरांना विनंती करते, माननीय श्री विजयजी चौथाईवाले भाजपचे विदेश विभागाचे माननीय प्रभारी यांचंही आपल्या व्यासपीठावरती स्वागत। हा सगळा कार्यक्रम आयोजित करण्यामध्ये आणि हा सगळा कार्यक्रम या रूपामध्ये, ज्या रूपात आपण इथे साजरा करत आहोत, त्यामध्ये माननीय विजयजी चौथाईवाले यांचं योगदान मोठं आहे। त्यांची खूप मोठी मदत आपल्याला या कार्यक्रमासाठी झालेली आहे, त्यामुळे त्यांचंही महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीच्या वतीने
श्री राजीव सहस्रबुद्धे सर स्वागत करतात आणि महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीच्या सोबतच भारतीय विचार साधनाच्या वतीने सुद्धा या तीनही मान्यवरांचं स्वागत होणार आहे. डॉक्टर गिरीश जाफळे, मी तुम्हाला विनंती करते आपण हे स्वागत करावं, ज्यामध्ये अर्थातच सुरुवातीला माननीय परराष्ट्र मंत्री आपण यांचं स्वागत करूया भारतीय विचार साधनाच्या वतीने आणि हे अध्यक्ष या नात्याने गिरीश जाफळे आपण हे स्वागत करावं अशी मी तुम्हाला विनंती करेन. पुस्तक, सन्मान चिन्ह आणि शाल या स्वरूपातलं हे स्वागत आहे. स्वागतही आहे, सन्मानही आहे, सत्कारही आहे. खूप काय काय भावना मनामध्ये असतात. ही मोठी मंडळी आपल्या व्यासपीठावरती येतात आणि दुर्मिळ असतं यांचं येणं. त्यावेळेला तर खूप भावनांचं मनामध्ये एक दाटी झालेली असते आणि या सगळ्या भावनांना कुठेतरी एकत्रित करून आपण या भेटवस्तूच्या आणि सन्मानाच्या स्वरूपामध्ये त्यांच्यापर्यंत पोहोचवत असतो. भारताचे परराष्ट्र मंत्री माननीय श्री एस जयशंकर यांचं स्वागत भारतीय विचार साधनाच्या वतीने. माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचंही स्वागत भारतीय विचार साधनाच्या वतीने आपण करूया. वेगवेगळ्या विषयांवरती आपण माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांना ऐकलेलं आहेच आहे. त्यामुळे आज परराष्ट्र मंत्र्यांनी लिखित एका पुस्तकाचा मराठी अनुवाद प्रसिद्ध होत आहे, तेव्हा देवेंद्रजींना ऐकणं ही आपल्यासाठी एक उत्तम संधी आहे. त्यांना ऐकण्यासाठी आपण सगळेजण उत्सुक आहोतच, पण त्याआधी त्यांचं तितकंच मनापासून स्वागत सुद्धा. बुके आपण देत नाही आहोत, त्याच्याऐवजी पुस्तक रूपाने ही भेट आहे आणि विजयजी चौथाईवाले आपलंही मनापासून स्वागत आमच्या व्यासपीठावरती. तुमच्या सहकार्यामुळे, तुमच्या मार्गदर्शनामुळे हा कार्यक्रम इतक्या चांगल्या स्वरूपात इथे होतोय. त्यामुळे भारतीय विचार साधनेच्या वतीने, उपस्थित सगळ्यांच्या वतीने आम्ही आपलंही मनापासून स्वागत करतो. भारतीय जनता पक्षाचे विदेश विभागाचे प्रभारी माननीय श्री विजयजी चौथाईवाले, भारतीय विचार साधनाच्या वतीने अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश जाफळे हे त्यांचं स्वागत करतात. इथे जेवढी मंडळी सभागृहात आहेत तेवढीच मंडळी बाहेर स्क्रीनवरनं या कार्यक्रमाचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळे त्यांच्याही सगळ्यांचं स्वागत. हे स्वागत सभागृहापुरतं नाहीये, बाहेर असलेल्या सगळ्यांचंही आम्ही मनापासून स्वागत करतो. व्यासपीठावरच्या सर्व मान्यवरांचं मी स्वागत करते पुन्हा एकदा. आणि ज्या पुस्तकाच्या प्रकाशनासाठी आपण सगळेजण जमलेलो आहोत त्याविषयी बोलण्यासाठी मी माननीय विजय चौथाईवाले तुम्हाला इथे निमंत्रित करते. आम्हाला तुमच्याकडून या पुस्तकाविषयी जाणून घ्यायला आवडेल. आदरणीय परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी, महाराष्ट्राचे लाडके उपमुख्यमंत्री, याच्यात उपशब्द लवकर गाळावा असं आपल्या सर्वांची इच्छा आहे, आणि देवेंद्रजी आणि आमच्या नागपूरचे देवेंद्र भाऊ, भाविसाचे आणि महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीचे सर्व पदाधिकारी आणि समस्त पुणेकर विद्वज्जन. प्रधानमंत्री मोदीजींनी 8 वर्षापूर्वी जेव्हा 9 वर्षापूर्वी जेव्हा शपथविधी घेतली त्या पहिल्या दिवसापासून तुम्हाला आठवत असेल की त्यांनी सार्कच्या देशाच्या सर्व राष्ट्रप्रमुखांना बोलावलं होतं. त्या दिवसापासून तर आजपर्यंत जी भारताच्या विदेश नीतीची जी आखणी झाली आणि जे जसं एक प्रोपॅगेशन झालं, त्याच्यात एक सर्वात महत्वाची भूमिका ज्या व्यक्तींनी बजावली, आधी विदेश सचिव म्हणून आणि नंतर परराष्ट्र मंत्री म्हणून, असे डॉक्टर जयशंकर यांच्या हातून हे पुस्तक गेलं आहे. याचा इतिहास असा आहे की जेव्हा ते रिटायर्ड झाले विदेश सचिव म्हणून आणि टाटामध्ये जॉईन झाले, त्या काळात त्यांनी हे पुस्तकाचा मेजॉरिटी भाग लिहिला. पण प्रधानमंत्री मोदीजी काही लवकर लोकांना सोडत नाहीत, त्यामुळे बाय द टाइम ही रीच टू द पब्लिकेशन ऑफ दिस बुक ही वॉज ऑलरेडी द मिनिस्टर. त्यामुळे त्याला ज्वलंत इतिहास या परराष्ट्र नीतीचा आणि अतिशय सोप्या शब्दात आणि अनेक जुने अनेक्डोट्स देत, महाभारतातले अनेक्डोट देत, जसं त्यांनी कृष्ण नीतीचा एक अनेक्डोट दिला आहे की कृष्णला मागायला कोण गेलं, अर्जुन गेला आणि दुर्योधन पण गेला. आणि कुठल्या परिस्थितीत अर्जुनाने कृष्णाला मागितलं यादवांच्या सेनेला सोडून. किंवा तुम्ही सत्यजित रेंचा मूव्ही बघितला असेल शतरंज के खिलाडी, तर शतरंज के खिलाडीचा एक अनेक्डोट देऊन त्यांनी कशी आपल्या देशाची स्थिती होती की सगळं जग जळत असताना नवाब शतरंज खेळत होते, बुद्धिबळ खेळत होते. किंवा आणखीन एक असा अनेक्डोट त्यांनी दिलाय की महाभारत युद्धात
अनेक लोक निष्पक्ष राहिले की आपण कौरवांच्या बाजूने जाणार नाही आणि पांडवांच्या बाजूने जाणार नाही. तर त्यांना असं वाटलं की बुवा आपण जर कोणाच्या बाजूने गेलो नाही तर आपलं काही नुकसान होणार नाही, आपण वी विल गो ऍट द एंड, जो कोणी जिंकेल त्याच्या बाजूने जाऊ. पण जे लोक न्यूट्रल राहिले त्यांचंही नुकसानच झालं. हे एक अनेक्डोट देऊन त्यांनी असं प्रतिपादन केलं आहे की आजच्या परिस्थितीत आपण अलिप्त राहून चालणार नाही, आपल्याला एंगेज व्हावं लागेल, जगाशी एंगेज व्हावं लागेल, जगातल्या प्रत्येक राष्ट्राशी एंगेज व्हावं लागेल. आणि ही जी आपली आजची स्थिती आहे ही आपण काही एका व्हॉट इंग्लिशमध्ये ज्याला म्हणतात की फ्रॉम अ पोझिशन ऑफ विकनेस मधून जात नाहीये, तर आपण वी आर डुईंग दिस फ्रॉम अ पोझिशन ऑफ स्ट्रेंथ. आणि म्हणूनच आज आपण जो युक्रेन रशिया वॉरमध्ये भारताची जी स्थिती आहे, भारताची पोझिशन आहे, ती आज जग सगळं मान्य करते. आणि तुम्ही अनेकांनी डॉक्टर जयशंकरजींचे व्हिडिओज बघितले असतील आणि जेवढ्या समर्थपणे त्यांनी हा सर्व विषय मांडलाय, ती भारताची एक सिद्धता जगासमोर उभी केली आहे. तर मी याच्यापेक्षा जास्त बोलत नाही, फक्त मी यांच्या पुस्तकातलं ओरिजिनल इंग्लिश आहे त्यातलं एक पॅराग्राफ थोडासा वाचून दाखवतो, म्हणजे तुम्हाला या पुस्तकाचा ओव्हरऑल आढावा काय आहे हे कळेल. तर ही राईट्स, दिस इज द टाइम फॉर अस टू एंगेज अमेरिका, मॅनेज चायना, कल्टिव्हेट युरोप, reassure Russia, bring Japan into play, draw neighbors in, extend the neighborhood, and expand traditional constituencies of support. As world is changing, we need to change. All prejudices will not work. हा एक नवीन भारत मार्ग आहे. आणि प्रधानमंत्री मोदीजींनी जे विजन या बाबतीत जगाला दिलं, त्याचे डॉक्टर जयशंकरजींशिवाय बेस्ट एक्सपोनंट दुसरं कोणी राहू शकत नाही. त्यामुळे आज आपलं अतिशय भाग्य आहे की हे पुस्तक मराठीत पब्लिश होत आहे. मी त्यामुळे भाषांतर करणाऱ्या सर्व लोकांना आणि भारतीय विचार साधनेला विशेष धन्यवाद देतो की त्यांनी हे शिवधनुष्य अतिशय सामर्थ्याने पेललं आहे. शेवटी एकच गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो की प्रधानमंत्री मोदीजींनी 8 वर्षात विदेश नीतीमध्ये काय केलं असं जर मला प्रश्न विचारला तर मी सामान्य व्यक्तीसाठी हे असं उत्तर देईल की प्रधानमंत्री मोदीजींनी भारताच्या विदेश नीतीचं लोकशाहीकरण केलं, डेमोक्रेटायझेशन केलं. जे पूर्वी फक्त सूटबुटात राहणाऱ्या इंग्लिशमध्ये बोलणाऱ्या उच्चभ्रू लोकांपुरतं जे मर्यादित होतं, आज सामान्य माणूस, रस्त्यावरचा चहावाला, किटलीवाला, रिक्षावाला, मजूर सुद्धा भारताच्या विदेश नीतीबद्दल बोलतो आणि त्याला एक विशिष्ट मत आहे. हे भारताच्या विदेश नीतीचं सर्वात मोठं यश आहे असं मला वाटतं. आणि म्हणून हे पुस्तक सर्वात जवळ जावं, जास्तीत जास्त लोकांजवळ जावं असा आमचा एक प्रयत्न राहील. याचं गुजराती ट्रान्सलेशनही 2 महिन्यापूर्वी झालं, त्यालाही असाच भूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. म्हणून मी आपणा सर्वांना आग्रह करतो की तुम्ही या पुस्तकाच्या 2 प्रती घ्या, एक स्वतःसाठी एक आणि आपल्या मित्रासाठी एक. आणि देवेंद्रजींना खास आग्रह करतो की पार्टीमधल्या अनेकांना, सर्व MLAजना आणि अनेक नेत्यांना हे पुस्तक जाईल अशी व्यवस्था त्यांनी करावी, कारण हे खरोखरच एक उत्कृष्ट पुस्तक आहे आणि अतिशय सहज भाषेत लिहिलं आहे आणि हे सर्व तुम्हाला आवडेल अशी मला खात्री आहे. सर्वांना खूप खूप नमस्कार. मनपूर्वक आभार माननीय विजयजी. तुमच्यामुळे पुस्तक वाचण्याची आणि ते चालण्याची उत्सुकता आमची सगळ्यांची नक्कीच वाढलेली आहे. आपले आभार मानते. ज्या पुस्तक प्रकाशनासाठी जमलो आहोत त्याला सुरुवात करूया, पण तत्पूर्वी ज्यांनी हे पुस्तक मराठीमध्ये आणलं त्यांना मी व्यासपीठावरती निमंत्रित करते. सरिता आठवले, आपण कृपया व्यासपीठावरती यावं. ज्यांनी हे पुस्तक मराठीमध्ये आणलेलं आहे त्यांनी कृपया व्यासपीठावरती यावं. मैं इस अवसर पर परराष्ट्र मंत्री श्री एस जयशंकर जी आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप पहले सरिता जी को सम्मानित करें. इन्होंने आपकी किताब को मराठी में लाया है, तो हमारी तरफ से, भारतीय विचार साधना की तरफ से ये सत्कार है जो हम चाहते हैं कि आपके शुभास्कर द्वारा यहाँ पर. सरिता आठवले जी ने अब तक 3 अनुवाद प्रकाशित की है और भविष्य में उन्होंने अनुवाद की हुई 7 किताबें जल्द ही आने वाली है. उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से. भारतीय विचार साधना की तरफ से हम सरिता जी को सम्मानित कर रहे हैं और हमें आनंद है परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर जी, आपके शुभ हाथों द्वारा ये सम्मान यहाँ सरिता जी का हो रहा है. मंचावर आसनस्थ सर्व मान्यवरांना विनंती की ज्या पुस्तक प्रकाशनासाठी आपण जमलेलो आहोत त्याचं आपण कृपया प्रकाशन करावं.
माननीय देवेंद्रचे माननीय उपमुख्यमंत्री ज्यांच्या शुभ हस्ते, लेखक स्वतः माननीय परराष्ट्र मंत्री श्री एस जयशंकरजी आणि ज्यांच्या सन्माननीय उपस्थितीत हा कार्यक्रम होतोय, श्री विजयजी चौथाईवाले, भारतीय विचार साधनाचे अध्यक्ष, महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीचे नियामक मंडळाचे अध्यक्ष आणि आपण सर्व उपस्थित. भारत मार्ग या पुस्तकाचं प्रकाशन आपल्या सर्वांच्या साक्षीने इथे संपन्न होत आहे. आजच्या प्रकाशनाच्या निमित्ताने सवलतीच्या दरामध्ये हे पुस्तक आपल्या सगळ्यांसाठी उपलब्ध आहे. आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे की कार्यक्रम संपल्यानंतर या पुस्तकाचा आपण जरूर लाभ घ्यावा आणि आपण घरी घेऊन जावं. विजयजींनी विनंती केलीच आहे, त्यांच्या विनंतीचा मान आपण सगळेजण नक्कीच राखणार आहोत. आणि यानंतर मी इथे निमंत्रित करेन माननीय देवेंद्रजी आपणाला आजच्या पुस्तक प्रकाशनाच्या निमित्ताने आपलं मनोगत ऐकायला आम्हाला मनापासून आवडेल. माननीय देवेंद्रजी फडणवीस. भारताचे परराष्ट्र मंत्री माननीय एस जयशंकरजी, विजयजी चौथाईवाले, गिरीशजी आफळे, राजीवजी सहस्त्रबुद्धे, या ठिकाणी उपस्थित पुण्यातील सर्व मान्यवर, विशेषतः नुकतीच पद्मश्री प्राप्त झालेले दादा इदाते देखील या ठिकाणी आले, त्यांचे अभिनंदन करतो. आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, भारत मार्ग या जयशंकरजी यांच्याद्वारे लिखित पुस्तकाचं नुकतंच आपण प्रकाशन केलंय. आणि मी सर्वप्रथम ज्यांनी याचा अनुवाद केला त्या सरिताताई आठवले यांचं मनापासून अभिनंदन करतो की अतिशय सुंदर आणि सोप्या भाषेमध्ये त्यांनी हा अनुवाद या ठिकाणी केला आहे. आणि त्यासोबत भारतीय विचार साधना यांनी यामध्ये पुढाकार घेतला आणि हा विचारांचा खजिना आपल्यापर्यंत पोहोचवला. त्याबद्दल भारतीय विचार साधनेचं देखील अतिशय मनापासून मी या ठिकाणी अभिनंदन करतो. हे पुस्तक काही प्रमाणात माझ्या वाचण्यात आलं, मी पूर्ण वाचू शकलो नाही, पण जेवढं मी वाचलं ते अतिशय सोप्या भाषेमध्ये आपलं संपूर्ण परराष्ट्र धोरण यामध्ये मांडलंय. पण ते मांडत असताना मगाशी विजयजींनी सांगितलं त्याप्रमाणे जे काही वेगवेगळे संदर्भ दिले आहेत ते खऱ्या अर्थानं अतिशय महत्वाचे आहेत. आणि जयशंकरजींनी अतिशय स्पष्टपणे याच्या प्रस्तावनेत देखील सांगितलंय की हे पुस्तक लिहिण्यामागचा उद्देश आहे की विविध समूह जे आहेत त्या समूहांना भारताचा विचार काय आहे, आज जागतिकीकरणाच्या या संपूर्ण परिस्थितीमध्ये भारताची भूमिका काय आहे हे देखील स्पष्टपणे कळलं पाहिजे. आणि त्यासोबत ज्या लोकांना असं वाटतं की परराष्ट्र धोरण आमच्याकरता नाही, त्यांनाही हे लक्षात घेणं आवश्यक आहे की परराष्ट्र धोरणाचा आता जो काही परिणाम आहे तो प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनावर होतो. आणि म्हणून त्या संदर्भातली माहिती ही त्यांना मिळणं अत्यंत आवश्यक आहे. आणि ज्याचा मगाशी विजयजींनी अतिशय 2-3 मिनिटांमध्ये उल्लेख केला, महाभारताचा आणि कृष्णाचा संदर्भ देत ज्या प्रकारची कूटनीती श्रीकृष्णांनी वापरली त्याचा संदर्भ देत आजच्या परिस्थितीचा जो उहापोह त्याच्यामध्ये जयशंकरजींनी केला आहे हा देखील अत्यंत महत्वाचा आहे. विशेषतः ते असं म्हणतात की ज्याप्रमाणे महाभारताच्या युद्धामध्ये
पांडवांना नातेवाईक निवडण्याची मुभा नव्हती, तशीच आपल्याला शेजारी निवडण्याची मुभा नाहीये. आणि त्यामुळे ज्या प्रकारे आज पाकिस्तानची सेना हीच पाकिस्तानचा सत्यानाश करते आहे, अशा परिस्थितीमध्ये जरी आपण जयद्रथाच्या वधाचा जो काही ती जी नीती होती त्या नीतीचा वापर करू शकलो नसलो, तरीही त्यातनं आपण शिकून पाकिस्तानच्या संदर्भातलं जे अतिशय डेफिनेट अशा प्रकारचं आपलं धोरण आहे ते धोरण ठरवणं गरजेचं आहे. आणि त्याच आधारावर आपण ही शांतता प्रस्थापित करू शकतो. खरं म्हणजे अनेक ठिकाणी त्यांनी श्रीकृष्णाचा जो काही उल्लेख केलेला आहे त्यातून भारत मार्ग हा कसा आपल्या शाश्वत विचारावर आज उभा राहतोय हे देखील आपल्याला या संपूर्ण दाखल्यांमधनं पाहायला मिळत आहे. आणि हे खरंच आहे की माननीय मोदीजींनी जेव्हापासनं भारताचे पंतप्रधान म्हणून या ठिकाणी शपथ घेतली त्यानंतर सातत्याने अतिशय सुस्पष्ट परराष्ट्र धोरण, कोणाच्याही दबावात नसलेलं परराष्ट्र धोरण. हे धोरणातला फरक असा आहे की एक धोरण असं असतं की आम्ही कोणाचेच नाही, पण त्याच वेळी ज्याचा दबाव येईल त्याची आम्ही, अशा प्रकारचं धोरण देखील आपण बघितलंय. पण त्याच वेळी आम्ही आमचा विचार करून धोरण ठरवू आणि कोणाच्याही दबावात येणार नाही, अशा प्रकारचं आजचं जे धोरण आपल्याला पाहायला मिळत आहे त्याचा उल्लेख हा जयशंकरजींनी अतिशय चांगल्या प्रकारे केला. आणि आपल्या परराष्ट्र धोरणावर 3 ओझी त्यांनी सांगितली आहेत. त्यातलं पहिलं ओझं हे फाळणीचं, की ज्यांनी भौगोलिकदृष्ट्या आणि राजकीय दृष्ट्या आपल्याला वीक केलं. दुसरं ओझं, आपण आर्थिक सुधारणा उशिरा सुरू केल्या. आपल्या 15 वर्ष आधी चीनने आर्थिक सुधारणा सुरू केल्यामुळे चीनला एक नॅचरल ऍडव्हान्टेज मिळाला. आणि तिसरं, आण्विक दृष्ट्या आपण संपन्न असताना देखील त्याचं निश्चित धोरण पुढे नेण्यामध्ये आपण जो काही काळ गमावला किंवा जे मागे पुढे पाहिलं, या 3 ओझ्यांमुळे आपल्या परराष्ट्र धोरणावर त्या ठिकाणी एक मोठा परिणाम झाल्याचं त्यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे. आणि हे सगळं करत असताना कशा प्रकारे चीनने सुरुवातीला रशियाच्या मदतीने आणि त्यानंतर अमेरिकेच्या मदतीने आपली प्रगती साधली, आणि हे सगळं होत असताना आम्ही कुठे कमी पडलो हे देखील सांगण्याचा प्रयत्न हा योग्य प्रकारे जयशंकरजींनी या पुस्तकाच्या माध्यमातून केलाय. आणि त्यासोबत आत्ताच्या जिओ पॉलिटिक्सचा काय परिणाम होणार आहे याचं देखील अतिशय अचूक वर्णन याच्यामध्ये केलंय. अनेक वेळा आपण बायोफ्युचरोलॉजिस्ट यांचे काही पुस्तकं वाचतो, काही ऑथर्स असतात, आणि ते आत्ताच्या परिस्थितीचा मागोवा घेत भविष्यात काय होणार आहे या संदर्भात सांगतात. आणि अनेक वेळा ते खरं देखील ठरतं. तशाच प्रकारे भविष्यात काय परिणाम होणार आहेत हे देखील अतिशय चांगल्या प्रकारे जयशंकरजींनी सांगितलंय. आणि आताच्या जगामध्ये टेक्नॉलॉजी आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आहे, या सगळ्या गोष्टीचा कसा परिणाम होणार आहे हे देखील मांडण्याचा अतिशय चांगला प्रयत्न त्यांनी केलाय. खरं म्हणजे आज आपण पाहतो आहोत की भारत हा जगाच्या पाठीवर एक अतिशय मजबूत देश म्हणून
उभा तर राहिलाच आहे आणि त्याच वेळी अमेरिका किंवा रशिया यांच्या दबावात ज्यांना यायचं नाहीये किंवा कुठल्याही पोलकडे ज्यांना जायचं नाहीये असे सगळे देश आज मोदीजींच्या नेतृत्वावर आणि भारताच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून भारताच्या पाठीशी उभे आहेत. हे खऱ्या अर्थानं मोदीजींचं आणि जयशंकरजी यांचं या ठिकाणी यांच्या परराष्ट्र धोरणाचं एक मोठं यश आहे. आज G20 पूर्वी 125 पेक्षा जास्त देश हे मोदीजींच्या नेतृत्वात कॉन्फरन्स करतात आणि आम्हाला भारतावर विश्वास आहे आणि मोदीजींनी आमचा सर्वांचा प्रवक्ता म्हणून त्या ठिकाणी आमची भूमिका मांडली पाहिजे अशा प्रकारचं जेव्हा प्रतिपादित करतात त्यावेळी आपल्या परराष्ट्र धोरणाने नेमकी काय शक्ती आज या ठिकाणी अचीव केली आहे हे देखील आपल्याला पाहायला मिळतं. यासोबत कोविडच्या काळामध्ये ज्यावेळी मोठ्या प्रमाणात रॉ मटेरियल आणि बल्क ड्रग आपल्याला हवा होता त्यावेळी केवळ भारताकरता आपली पॉलिसी बदलवून अमेरिका ज्यावेळेस आपल्याला रॉ मटेरियल आणि बल्क ड्रग देतं त्यावेळी भारताने गेल्या 8 वर्षामध्ये नेमकं काय अचीव केलंय हे आपल्याला त्या ठिकाणी लक्षात येतं. आणि म्हणूनच मला असं वाटतं की आज या सगळ्या परिस्थितीमध्ये एक मजबूत देश म्हणून जेव्हा भारत पुढे येतोय त्यावेळी या संपूर्ण धोरणाच्या पाठीमागे मोदीजींसोबत ज्यांनी आपली क्षमता लावली आपलं चातुर्य लावलं असे जयशंकरजी यांनी लिहिलेलं पुस्तक आणि त्यांचंच मार्गदर्शन आज आपल्याला मिळणार आहे. एक अतिशय फर्स्ट हँड अशा प्रकारची सगळी भूमिका आपल्यापर्यंत पोहोचणार आहे. ही देखील मला असं वाटतं की एक पर्वणीच आपल्या सर्वांना या ठिकाणी लाभली आहे. आणि म्हणून आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने खरं म्हणजे जयशंकरजी हे भारत आणि युक्रेन रशिया आणि युक्रेन या युद्धाच्या काळात त्यांनी विशेषतः युरोपियन मीडियाला किंवा वेस्टर्न मीडियाला जी काही उत्तरं दिली त्याच्यामुळे युवांमध्ये देखील अतिशय प्रसिद्ध झाले आहेत. आणि विशेषतः ऑइल इम्पोर्टच्या संदर्भात ज्यावेळेस त्यांनी अतिशय स्पष्टपणे भारताची भूमिका मांडताना सांगितलं की एका दिवसामध्ये युरोप जेवढं ऑइल कन्झ्युम करतं तेवढं आम्ही वर्षभरामध्ये किंवा एका महिन्यामध्ये देखील इम्पोर्ट करत नाही, त्यामुळे आम्हाला हा प्रश्न विचारण्याचा अधिकारच नाही. अशा प्रकारे अतिशय फर्म भूमिका ही त्यांनी जी मांडली किंवा युरोपचा विचार म्हणजे जगाचा विचार नाहीये, युरोपच्या चिंता म्हणजे जगाच्या चिंता नाहीये, अशा प्रकारे थेट सुनवून देण्याचं काम हे त्यांनी जे केलं हा जो एक फर्मनेस भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांमध्ये अनेक वर्षानंतर आपल्याला पाहायला मिळाला तो अतिशय सुखद आहे. आणि त्याकरता त्यांचंही अभिनंदन आहे आणि माननीय मोदीजींचं देखील अभिनंदन आहे. आणि म्हणून मी देखील आपल्या सर्वांना हीच विनंती करणार आहे की अतिशय चांगलं पुस्तक या ठिकाणी अनुवादित झालंय. मी स्वतः ते पूर्ण वाचणार आहे. माझे 3 चॅप्टर झाले आहेत, त्याच्या पुढचं मला वाचायचं आहे, पण मी ते पूर्ण वाचणार आहे. कारण आपण जर ते वाचायला घेतलं तर ठेवलं जात नाही. अशा प्रकारे अतिशय सोप्या भाषेमध्ये पण प्रभावीपणे त्याचं लेखन झालेलं आहे. आणि म्हणून आपणही सर्वांनी निश्चित ते घेऊन वाचावं. आणि विजयजी आपण जे सुचवलंय निश्चितपणे भारतीय जनता पक्षातले आमदार असतील किंवा विविध स्तरातले जे कार्यकर्ते असतील त्यांनी हे पुस्तक वाचावं, याकरता त्यांच्याकडे पोहोचवण्याचं काम हे निश्चितपणे आम्ही करू. मी पुन्हा एकदा जयशंकरजींचं अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो. भारतीय विचार साधनेचं
या ठिकाणी अभिनंदन करतो. महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी ज्यांनी हा अतिशय छान कार्यक्रम या ठिकाणी घेतला त्यांचे अभिनंदन करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मनपूर्वक आभार माननीय देवेंद्रजी. 3च चॅप्टर तुमचे वाचून झाले तर तुम्ही इतकं सुंदर मांडले पुस्तकाबद्दल. त्याचं सगळं पुस्तक वाचून झाल्यावर पुन्हा एकदा तुम्हाला या पुस्तकाविषयी ऐकायला आम्हाला नक्की आवडेल. आणि देवेंद्रजी बुक करतात त्याच्या आत आपण सगळेजण आज प्रति घेऊन जाऊया घरी, कारण एकदा त्यांनी बुकिंग केलं तर आपल्याला किती शिल्लक राहतील माहिती नाही. त्यामुळे आज बाहेर स्टॉल आहे, तर स्टॉलवरती जरूर जाऊन आपापल्या प्रति आपण घरी घेऊन जाऊया. 2-3 छोट्याशा विनंत्या आणि मग आदरणीय परराष्ट्र मंत्र्यांना मी इथे निमंत्रित करेन. त्यांचं बोलण्याला जोडूनच प्रश्नोत्तर किंवा संवादाचा कार्यक्रम म्हणूया आपण. प्रश्नोत्तर नको, हा सुरू होणार आहे, तेच कंडक्ट करणार आहेत स्वतः. त्यामुळे माईक आपल्या सर्वांपर्यंत पोहोचेल. सभागृहामध्ये जे आहेत त्यांच्याच पुरता हा प्रश्नोत्तराचा कार्यक्रम आहे. लाईव्ह स्ट्रीमिंग जिथे आहे तिथे हा प्रश्नोत्तरांचा कार्यक्रम आपण पोहोचू शकत नाहीयेत. आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे, प्रश्न फक्त माननीय परराष्ट्र मंत्र्यांना त्यांच्या आणि आजच्या विषयापुरतेच असावेत. माननीय देवेंद्रजींना आज प्रश्न विचारणार नाही होत आपण. आज फक्त परराष्ट्र मंत्र्यांना प्रश्न विचारणार आहोत आणि त्यांच्या विषयाशी निगडीत विचाराल याची खात्री बाळगते. और पूरे सम्मान के साथ यहाँ पर निमंत्रित करती हूँ भारत के माननीय परराष्ट्र मंत्री माननीय श्री एस जयशंकर जी, आपको इस अवसर पर आप हमें संबोधित करें. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, श्री विजय चौथाईवाले जी, डॉक्टर गिरीश अफवाले अध्यक्ष भारतीय विचार साधना, श्री राजीव सहस्रबुद्धि जी, पुस्तक की अनुवादक श्रीमती सरिता हटवाले जी, साथियों, दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में आप सब लोगों ने समय दिया, आप आए यहाँ. और मेरे लिए क्योंकि मैं पुस्तक का लेखक हूँ, लेखक को तो ऐसे अवसर पर गर्व तो होता है. गर्व होता है कि इतने सारे लोग आए, सुनने के लिए आए, चर्चा करने के लिए आए. और मैं सबसे पहले शुरू करूंगा कि मेरे लिए ये मराठी अनुवाद का महत्व क्या है. आप सब जानते हैं कि विदेश नीति हर देश में केंद्र सरकार बनाती है, उसकी विदेश मंत्रालय के सहायता से बनाती है. पर बड़े देशों में ये केंद्र सरकार में सीमित नहीं रहती कि जब अलग अलग राज्य होते हैं, क्षेत्र होते हैं, प्रांत होते हैं, सबका अनुभव कुछ अलग होता है, उनकी परिप्रेक्ष्य अलग होती है. जैसे अगर आप दिल्ली में किसी से पूछेंगे कि आप बताइए कि हमारी समुद्र इतिहास क्या है, अब वो तो कहेंगे कि भाई हम तो भारत में पता नहीं नौसेना था नहीं था. अब वही प्रश्न अगर आप तमिलनाडु में पूछेंगे तो वो बहुत गर्व से कहेंगे, अरे हमारे यहाँ तो वो चोला राज्य के समय में हमारी नौसेना जो है वियतनाम, इंडोनेशिया तक गई थी. या पुणे में पूछेंगे तो लोग कान्होजी आंग्रे की बात करेंगे. तो अब वही उदाहरण मैं आपको व्यापार के बारे में दे सकता हूँ कि जो हमारे जो कोस्टल स्टेट्स जो हैं उनका अनुभव, उनका इतिहास व्यापार के बारे में अलग था, जो उत्तर प्रदेश या बिहार या दिल्ली का ना हो. तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब विदेश नीति, अच्छी विदेश नीति जो बनाते हैं, ये ऑल ऑफ इंडिया पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें स्टेट्स भी भागीदार हों, जिसमें पूरे भारत का अनुभव, पूरे भारत का हित जुड़कर उसका निचोड़ जो है एक किस्म से फॉरेन पॉलिसी की फाउंडेशन.
अब ये भी है कि हम आजकल ग्लोबलाइज्ड दुनिया में रहते हैं, ये ग्लोबलाइज्ड इरा है, और इस ग्लोबलाइज्ड इरा में हम सब जो है भागीदार हैं। और जो जो आज देवेंद्र जी ने भी जिक्र किया था कि अब हम G20 का कार्यक्रम में अब पूरी भारत जुड़ी हुई है, और ये इसीलिए जुड़ी हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री की सोच है कि ऐसे बड़े जिम्मेदारी के समय ये खाली राजधानी का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। और वही सोच जो है मेरे लिए आज के कार्यक्रम में जब मराठी के अनुवाद में, ये मराठी भाषा में मेरे पुस्तक का अनुवाद हुआ है, मुझे भी वही भावना है कि जो है ये जो हमारी सोच है ये खाली एक छोटे सर्कल में दिल्ली में नहीं रहना चाहिए, ये पूरे भारत में चर्चा होनी चाहिए। और ये मेरे लिए, जैसे मैंने कहा, आज अत्यंत गर्व का विषय है, गर्व का समय है। मैं थोड़ा बहुत आपको किताब के बारे में बताना चाहता हूँ। विजय जी ने आपको कहा कि 2018-19 में जब मैं विदेश सचिव में विदेश सेवा से मैं उस समय में रिटायर हो चुका था और उस समय मैं पॉलिटिक्स में आया नहीं था, तो उस समय मैंने ये शुरू किया था। और ये इसका तरीका ये था कि मैं ऐसे कोई मंच में आता था और ये जो 8 लेख जो हैं, जो पुस्तक के 8 जो मुख्य लेख जो हैं, मैं उन पे बात करके जो प्रश्न उत्तर उसका निचोड़ जो है मैं फिर उस लेख के साथ में जोड़ देता था। तो एक किस्म से ये पब्लिक इस किताब से पहले से जुड़ी हुई है। और आप देखेंगे कि जो भाषा मैंने प्रयोग किया है वो टेक्निकल भाषा नहीं है, वो पब्लिक की भाषा है। क्योंकि शुरू से मेरा प्रयत्न था कि ये विदेश नीति जो है विदेश मंत्रालय के बाहर मैं कैसे ले जाऊं, पब्लिक को मैं कैसे इन्वॉल्व करूं, दिल्ली के बाहर बाकी शहरों, बाकी प्रांतों को मैं कैसे इन्वॉल्व करूं। तो ये मेरा प्रयत्न था। और तो इस स्टाइल में ये बुक की जो रचना जो है, ये मुझे लगता है मराठी में तो मैं कह नहीं सकता, पर जो मैंने इसकी हिंदी अनुवाद पढ़ी है और अंग्रेजी मैंने लिखा था, बहुत एक किस्म से वेरी इजी रीड मैंने जानबूझ के इसको किया है। अब जो लेख जो हैं ये कुल मिला के 8 मुख्य लेख हैं। पहला जो है ये अवध का मैंने उदाहरण लिया है। अवध माने जो विजय जी ने कहा शतरंज के खिलाड़ी, आप कुछ लोगों को किताब याद होगा, कुछ लोगों ने फिल्म भी देखी होगी कि ये 2 नवाब जो हैं ये अपना शतरंज का खेल खेल रहे हैं, दोनों माने बिल्कुल उनका फोकस उसी में है। और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की कंपनी जो थी, ये जो है भारत का कब्जा कर रहे हैं। और इन लोगों को ये माने इतने अपने गेम में उनका पूरा ध्यान उसमें है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि दुनिया में क्या हो रहा है और अपने देश में क्या हो रहा है। और मेरा लिखने का मकसद ये था कि हमें इतिहास के सबक होते हैं, हमें वो सबक सीखने चाहिए, याद रखने चाहिए। आगे के लिए जो है हमें दुनिया के बारे में हर वक्त जागृत रहना है। दूसरा लेख जो है उसी को डेवलप करते हुए ग्लोबलाइजेशन पर है। अब आज अगर कहीं भी आप दुनिया में जाएं, किसी भी जो विदेश नीति के बारे में मंत्री हों या कोई स्पेशलिस्ट हों या कोई राजदूत हों, उनसे आप कहेंगे कि आप मुझे दुनिया की स्थिति अगर आप एक शब्द में दें, वो शब्द क्या होगा? और लोग कहेंगे ग्लोबलाइजेशन। कि आज अगर एक माने ऐसा कुछ प्रोसेस है जो जिसने पूरे दुनिया को लपेट लिया है, वो ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस है। पर मेरे लेख में मैंने ये एक किस्म से चेतावनी दी है कि ग्लोबलाइजेशन की भी अपनी कमियां हैं, उसकी चुनौतियां हैं, उसके खिलाफ एक रिएक्शन भी अलग अलग देशों में हो रही है।
और मैंने खासकर क्योंकि ये किताब जो है 2018-19 में लिखी गई, उस समय मैंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे उन पे काफ़ी फोकस किया। और जो ग्लोबलाइजेशन की जो राजनीतिक और आर्थिक उसके खिलाफ जो भावनाएं जो अलग अलग देशों में प्रकट होना शुरू हुआ था, उसका मैंने दूसरे लेख में विवरण किया। तीसरा लेख जो है ये इसका टाइटल है डॉगमास ऑफ दिल्ली। डॉगमा माने दुराग्रह, कि जो कभी कभी लोगों के मन में ऐसे माने अड़ जाते हैं कि जब दुनिया बदलती है, जमाना बदल रहा है, वो जो है उसके साथ वो साथ साथ चल नहीं सकते। उनकी सोच कहीं पीछे रह जाती है, उनको लगता है कि हम पुरानी आदतों से ही दुनिया को देखें। तो ये एक किस्म से परिवर्तन का मैसेज है कि दुनिया बदल रही है, हमें भी बदलना चाहिए, और अगर हम नहीं बदलेंगे इसका हमें काफी नुकसान हो सकता है। चौथा लेख जो है एक किस्म से मैं कहूँगा विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी पर ही है, पर ये एक जन भागीदारी का तर्क है कि अगर आप देखेंगे कभी कभी जो विदेश नीति से जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ ये आरोप लगाया जाता है कि वो अपने आइवरी टावर में बैठ के दुनिया की एनालिसिस करते हैं, कि वो जमीन से जुड़े नहीं हैं। उनको कभी कभी पता नहीं होता कि जमीन में लोगों उनके हित क्या हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं। तो इसमें मेरा तर्क ये है कि ये विदेश नीति को आप खाली मैंडरिन्स पर न छोड़ें। मैंडरिन्स माने जो विदेश नीति जो बाबू हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो विदेश सेवा, जैसे मेरे जैसे लोग जो विदेश सेवा में उस समय काम करते थे, और कभी कभी मासेस, जन की आवाज को भी सुने। और मैं इसका उदाहरण देता हूं आपको। 1980 के बाद आपने देखा होगा कि हम पश्चिमी दुनिया के साथ भारत का जुड़ाव, भारत के रिश्ते बहुत जल्दी से बढ़े। अगर हम में से कुछ लोग होंगे जो हो सकता है कि हम या हमारे रिश्तेदार वहाँ पढ़ने के लिए गए हों, काम करने के लिए गए हों, सबने कभी न कभी वहाँ टूरिज्म तो किया ही होगा। आप व्यापार देखें कि हमारे मार्केट किधर हैं, ज़्यादातर पश्चिमी दुनिया, यूरोप, अमेरिका के साथ है। तो हमारे हित जो है उसकी दिशा जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ है, पर हमारे मन में वो आइडियोलॉजी है, कहीं वो गांठ है कि भाई उनसे दूर रहो। तो जो अगर आप रियल इकोनॉमी और जो पब्लिक की परिप्रेक्ष्य से देखें तो देश जो है एक दिशा में जा रही है, और जो फॉरेन पॉलिसी 1980 और 1990 की फॉरेन पॉलिसी थी वो दूसरी दिशा में जा रही थी। तो ये जो उस समय का जो तनाव जो था दोनों के बीच में, इस पे मैंने लिखा है कि हमें जो है नीति बनाते वक्त हर समय पब्लिक के साथ जो जनता में जो फीलिंग जो है उसको भी हमें साथ लेके जाना चाहिए। फिर 2 देश हैं ऐसे जिसमें मुझे लगा कि उनके लिए माने थोड़ा एक्सक्लूसिव अटेंशन देना चाहिए। एक आपको लगेगा कि बहुत स्वाभाविक है, वो चीन है, और जो लेख जो है कि हम चीन को कैसे मैनेज करें। और मैंने चीन पे खास करके ध्यान दिया क्योंकि चीन जो है एक असाधारण पड़ोसी है। हमारे बहुत पड़ोसी हैं, पर चीन एक ही पड़ोसी है जो ग्लोबल पावर, हो सकता है कि सालों में सुपर पावर भी बन जाए, और ग्लोबल पावर के साथ बिल्कुल बगल में रहना इसकी अपनी चुनौती होती। तो इसका सुझाव जो है सरल नहीं है, हमें इसके राजनीतिक सुझाव हैं, आर्थिक सुझाव हैं, हमें बॉर्डर को कैसे डेवलप करना, इसके टेक्नोलॉजी सुझाव भी। तो चीन को कैसे मैनेज करें इसका एक लेख है। और दूसरा देश जो है वो जापान है, क्योंकि मुझे लगा उस समय कि हमने जापान का पूरा लाभ, उन रिश्तों का पूरा लाभ नहीं उठाया
कि सालों से हमारी जो समझ जो थी जापान की, कि जापान से हमें इकोनॉमिक बेनिफिट, आर्थिक लाभ मिल सकते हैं, पर जापान की टेक्नोलॉजी और आजकल जापान की सिक्योरिटी उनकी सिक्योरिटी, क्योंकि उनका प्रभाव जो है, और कभी कभी आजकल आपने देखा होगा कि जापान की फौज भी जापान से काफी दूर आती है, तो जापान का कैसे पूरा लाभ लें। और उसी को आगे बढ़ाते हुए एक लेख जो है वो इंडो पैसिफिक, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, और इंडो पैसिफिक का महत्व ये है कि आजकल भारत की पहुंच, भारत का प्रभाव जो है, ये हिंद महासागर से आगे जाकर प्रशांत महासागर तक पहुंचा है। तो एक किस्म से मेरा इसमें इसका मैसेज है कि वो विभाजन के बाद जो हमारी जो इन्फ्लुएंस जो है, इसको दुनिया ने हमें कहीं सिंगापुर और गल्फ के बीच में उसको बॉक्सिंग किया था, कि हमारी एक सीमा बनाई थी कि आप भारत हैं, आप यहां तक जा सकते हैं, वहां तक जा सकते हैं, बस आपका लिमिट ये है। तो आज जो है भारत का प्रशांत महासागर तक पहुंचना, और वहां हमारी आर्थिक सहयोग हो या राजनीतिक हो या सुरक्षित हो, तो हमारी पहुंच कैसे पिछले सालों में कैसे बढ़ी। और 8वां जो था वो एक किस्म से मेरा फेवरेट है, जिसके बारे में दूसरों ने भी कहा, ये महाभारत पे मैंने लिखा था कि श्री कृष्ण, इसका टाइटल है इंग्लिश में कृष्णास चॉइस, मराठी में मेरे ख्याल से कहते हैं श्री कृष्ण निवाद। हाँ, तो और ये जो है मैंने स्ट्रेटेजिक, कि भारत अपना स्ट्रेटेजिक कल्चर कैसे बनाए, तो उस परिप्रेक्ष्य से लिखा था। अब जैसे ये किताब प्रकाशित होने वाली थी, उस समय दुनिया में, भारत में भी कोविड की महामारी आई। तो मैंने आखिर में एक चैप्टर और ऐड किया था, वायरस, मैंने कहा आफ्टर द वायरस, कि और ये आप सोचिए, ये 2020 लॉकडाउन का समय है, कि मैं अनुमान लगा रहा था कि वायरस का प्रभाव क्या हो सकता है उस समय, क्योंकि उस समय ये स्पष्ट नहीं था। और पिछले साल जब ये इसी किताब की पेपरबैक एडिशन निकली, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा मैं और एक बार और अपडेट कर दूं, और मैंने 4 जो दुनिया में पिछले सालों में बड़ी घटनाएं हुई हैं, उनका माने मिलजुल कर उनका दुनिया में प्रभाव क्या है। 4 घटनाएं थी। महामारी कोविड, एक जो यूक्रेन में जो संघर्ष हो रही है, अफगानिस्तान, अमेरिका की फौज जब वो अफगानिस्तान से निकले, उसका असर क्या होगा, और जो बड़े देशों के बीच में तनाव, जो पश्चिमी देश और रशिया या यूएस और चाइना, ये 4 घटनाएं जो हैं, इनका मिला के जो एक किस्म से दुनिया की स्थिति पर इसका प्रभाव क्या होगा। तो ये संक्षिप्त में मैंने सोचा कि मैं आपको किताब के बारे में बता दूं, ताकि आप लोगों का जो इंटरेस्ट जो है इसमें बढ़ेगा। और अब मैं 4 विषय जो हैं उन पे मैं थोड़ी सी समय लेकर मैं टिप्पणी करना चाहता हूं। एक जो है वो अवध और इतिहास के बारे में है, और मैं इतिहास पे इसीलिए बल देता हूं क्योंकि बड़े देश जो हैं, ये स्वाभाविक है कि वो अपने ही बारे में सोचते रहे। ये उनकी एक किस्म से डीएनए की एक कमी है कि नहीं, ये खाली भारत के बारे में नहीं, सब बड़े देश जो हैं वो अपने पर, माने उनका पूरा ध्यान जो है वो अपने ऊपर होता है। और कभी कभी जब कोई भी देश ग्लोबल बनता है, वो उस चक्रव्यूह से बाहर निकल के दुनिया के बारे में सोचना लगता है, जैसे अमेरिका ने किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अब हमारे बारे में ही सोचिए कि अंदर के जमाने से जो नॉर्थ वेस्ट से जो भी खतरे आए, कभी भारत में किसी ने पहले से सोचा नहीं था, जब तक वो खतरा बिल्कुल घर के अंदर नहीं आए। या आप समुंदर के बारे में सोचिए,
कि समुंदर से जो जो पश्चिमी देश भारत आए, उनको भी किसी ने एक किस्म से जो उस समय जो चिंता करनी चाहिए थी वो हमने नहीं किया। या मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ। आज़ादी के बाद जब 1950 में, हो सकता कि आप में से काफी लोग इसके बारे में जानते हो, सरदार पटेल और पंडित नेहरू के बीच में चीन के बारे में काफी माने एक विवाद था। हाँ, उनकी अलग अलग सोच थी। सरदार पटेल को लगा कि माने उत्तर से हिमालय के को पार करके भारत को खतरा हो सकता है चीन से। और ये मुझे आज भी जब मैं कोई जो नए जो फॉरेन सर्विस में विदेश सेवा में जो आते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि ये आप जाकर ये जो एक्सचेंज ऑफ लेटर्स है इसको आप जाकर पढ़िए, क्योंकि ये हमारे में कमी है कि कुछ चीज अगर दूर हो हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं। कभी हमें लगता है कि अरे दुनिया है, हमारी जो जिंदगी जो है वो कट रही है, वो कहीं और है, हम कहीं और है। और जो चाइना से जो उस समय जो थ्रेट जो था, अब आप सोचिए कि एक उप प्रधानमंत्री को ये माने उन्होंने समझ लिया और दूसरे ने नहीं समझा। और ये इसीलिए मुझे लगा कि हमें बार बार अपने ही इतिहास को समझना चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए, उससे जो हमें जो सबक हैं वो हमें सीखने चाहिए। और आज दुनिया जो है बाहर नहीं है, दुनिया आपके दरवाजे पे है, कभी कभी घर के अंदर है। ये कोविड के महामारी, किसको पता था 3 साल पहले कि ये महामारी कहीं और से हम सबके घर में आई। या आप देखिए अभी यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, युद्ध का परिणाम आप देखिए कि पेट्रोल के दाम, अनाज के दाम, इन्फ्लेशन, इस पे क्या ये इनकी जो महंगाई जो इसके कारण कितनी बड़ी। या अगर आप आर्थिक दुनिया में देखें कि चीन से जो सामान जो आता है उसने हमारे जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको कितनी चोट पहुंचाई। तो ये हम लोगों में कभी कभी जो विचार होता है कि विदेश नीति विदेश सीमा के बाहर, वो दुनिया में आप सबको बताना चाहता हूं कि वो दुनिया अब खत्म हो चुकी। पहले भी नहीं थी, उतनी नहीं थी, पर अभी तो ग्लोबलाइजेशन के एरा में दुनिया हमारे बिल्कुल घर में, मैं जैसे कहते हैं डोर स्टेप पे बैठी। और इसीलिए, पर ये खाली इसमें अवसर भी है, ये खाली ये नहीं है कि चिंताएं, कि अवसर हैं कि वही दुनिया हमारे लिए एक एक्सपोर्ट मार्केट बन सकती है, रोजगारी के लिए वर्क प्लेस बन सकती है, या टेक्नोलॉजी अपग्रेड के लिए वहाँ पार्टनरशिप्स बन सकते हैं। तो हमें जो है ये आने वाली पीढ़ियों को खासकर दुनिया के बारे में ज़्यादा ध्यान देना होगा, उनकी समझ और अच्छी होनी चाहिए। दूसरा विषय जो है ग्लोबलाइजेशन है। और जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है अगर आप एक शब्द आज प्रयोग करेंगे दुनिया की स्थिति का विवरण करने के लिए, वो ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन को कोई इनकार नहीं कर सकता, उसकी कमियां हैं, कुछ लोग उसके खिलाफ हैं, कुछ लोग उसके बारे में अभी भी बहुत उत्सुक हैं, किसी का फायदा होता है, किसी का नुकसान होता है। भारत के लिए हमें सोचना होगा कि अगर ग्लोबलाइजेशन हकीकत है तो हम इसका सबसे अच्छा प्रयोग कैसे करें, कि ग्लोबलाइजेशन के जो रिस्क जो हैं इसको कैसे घटाएं, ग्लोबलाइजेशन के अपॉर्चुनिटीज, अवसर जो हैं, इसको हम कैसे बढ़ाएं। अब पिछले 25 साल में जो ग्लोबलाइजेशन की मेन मॉडल जो थी वो चाइना केंद्रित मॉडल थी। पश्चिमी देश भी चाहते थे कि जितना प्रोडक्शन चाइना में ज्यादा हो, उनके कंपनी जो है वो अपना, उनकी प्रॉफिट बढ़ रही थी। अब कोविड के कारण, उसके पहले भी जब ट्रंप राष्ट्रपति बने,
अभी जो है उस ग्लोबलाइजेशन, उस मॉडल पर दुनिया में पुनर्विचार हो रहा है। और कोविड के समय में बहुत सारे देशों ने देखा कि चाइना से जो उनकी अपेक्षा थी कि वो सप्लाईज बहुत स्मूथली आएंगे, वो सप्लाईज नहीं आई। और अब एक नई चिंता है कि हम सब जो हैं एक डिजिटल दुनिया में रहते हैं, और डिजिटल का मतलब है डेटा। और डेटा में सबसे बड़ा प्रश्न है कि आपका डेटा कहाँ बसा है, उसको कौन देख, उसकी हार्वेस्टिंग कौन कर रहा है, उसकी प्रोसेसिंग कौन कर रहा है, उसकी मॉनिटाइजिंग कौन कर रहा है। तो अभी जो है सप्लाई चेन और डेटा प्रोसेसिंग, डेटा रेजिडेंसी, ये एक दो बहुत चिंताजनक विषय बने हैं। और इसके कारण ग्लोबलाइजेशन की मॉडल जो है वो बदल रही है। और आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि आजकल चाइना +1 की बात हो रही है। तो इसमें भारत को देखना होगा कि चाइना +1 अगर दुनिया इस दिशा में जा रही है कि भारत इसका कैसे लाभ उठाएं। और ये मोदी सरकार की नीति है कि हम जो हैं इंडस्ट्री को सपोर्ट देकर एक प्रक्रिया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, कि हम कैसे ग्लोबल कंपनीज को भारत लाएं ताकि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता बने। और इसका मैं आज कहूँगा सबसे एक किस्म से सक्सेसफुल एग्जाम्पल जो है वो एप्पल का है कि भारत में अब आईफोन बन रहा है। और हमारी अपेक्षा है कि ऐसे और भी के बड़े बड़े उदाहरण आगे वाले दिनों में निकलेंगे। तो जो किताब की जो टाइटल जो है इंडिया वे, तो इंडिया वे है क्या? भारत मार्ग है, वे है, पाथवे है। पर ये इंडिया वे जो है ये तरीका भी है कि इंडिया का एक वे है कि दुनिया की परिस्थिति में भारत की सोच क्या है, भारत से क्या सुझाव निकलते हैं, भारत कैसे मैनेज करता है। और एक किस्म से इंडिया वे दूसरों के लिए मॉडल है, उदाहरण कि भारत क्या करता है और अगर वो जो हैं हमारे साथ अगर जुड़ जाएं तो उनके लिए कितना लाभ हो सकता है। तो इंडिया वे इसके मैंने इसका अगर मैं निचोड़ निकालूं तो मैं कहूंगा इसके 6 मुख्य पहलू हैं। एक है आत्मनिर्भरता, कि जब तक हम अपने पैरों पे खड़े नहीं रहेंगे तब तक हमारी जो अपेक्षा है, हमारा सपना जो है कि हम दुनिया के एक लीडिंग पावर बनेंगे, हम लीडिंग पावर तभी बनेंगे जब हम आत्मनिर्भर होंगे, जब हमारी बेसिक इंडस्ट्रीज, हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हमारी एग्रीकल्चर, हमारी सर्विसेज, हमारी टेक्नोलॉजी भारत में रहे, भारत से बनाया जाए। और ये अगर मैं कहूँगा पिछले 8-9 साल में एक बड़ा परिवर्तन आया है, ये आत्मनिर्भरता के बारे में आया है। और अगर आप मुझे कहेंगे कि आप मुझे एक फॉर्मूला दीजिए कि भारत को लीडिंग पावर कैसे बनाए, मैं कहूँगा फॉर्मूला है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया अगर सफल रहे तो ये मैं आपको बिल्कुल आश्वासन दे सकता हूं कि भारत यहां से वहां तक पहुंचेगा। और ये संभव है। मैंने आपको एप्पल और आईफोन की उदाहरण दी। आप कभी सोचें, वैक्सीन के बारे में सोचें कि पिछले 3 साल में पूरी दुनिया वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही थी और कुछ देश थे जिन्होंने बनाए थे, पर हमारे स्केल में, हमारे कॉस्ट में और हमारे क्वालिटी में आप देखिए कि वैक्सीन कहाँ और बने। अब इसमें यह भी है कि हमें अगर आत्मनिर्भरता को आगे ले जाना है तो हमारे डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स को हमें खड़े करने हैं। हम दूसरों पर निर्भर नहीं हो सकते। और ये अगर पिछले 30 साल में कमी है कहीं, ये कमी है कि हम हर समय ग्रोथ की बात करते थे, पर हमारा ग्रोथ जो है खासकर चाइना से इंटरमीडिएट्स और कंपोनेंट्स इंपोर्ट करता था। अब समय आ गया है कि हम अपनी इंडस्ट्री, खासकर जो एसएमई सेक्टर जो है, इसको पूरा सपोर्ट दें ताकि हमें देश के अंदर जो सप्लाई चेन जो बननी चाहिए वो बने।
और दूसरा कि हम साथ ही साथ ग्लोबल सप्लाई चेन, ग्लोबल मार्केट के साथ भी जुड़े। ये नहीं है कि हम जैसे 1970 और 1980 की हम देश के अंदर ही रहे, कि हम में वो क्षमता है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हमारी जो प्रोडक्ट्स जो हैं आज दुनिया में सक्सेसफुल हो सकते। और अगर आपको इसका उदाहरण चाहिए तो आप देखिए 2 दिन पहले जो रिपब्लिक डे में जो परेड जो हुआ था, अभी तक हम देख रहे थे कि ज्यादातर जो भी परेड में जो हथियार जो प्रदर्शन, जिनकी प्रदर्शन होती थी, इस बार आप देखिए उनमें से कितने ऐसे चीजें थी, ऐसे प्लेटफॉर्म्स थी जो भारत में बनी थी, और मुझे पता उनमें से कुछ तो पुणे में भी बने थे। दूसरा पहलू जो है आत्मनिर्भर के बाद आत्मविश्वास का, क्योंकि जब तक देश में आत्मविश्वास नहीं है वो देश जो है वो कॉम्प्रोमाइज करता जाएगा। कि कभी कभी, और ये जो ग्लोबल पॉलिटिक्स, हर पॉलिटिक्स में कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है, पर अगर हमारी अपेक्षा है, हमारी एक किस्म से एम्बिशन है कि हम दुनिया में आगे बढ़े, तो हमें कभी कभी ऐसे समय आएंगे जब ऐसी चुनौतियां आएंगे जहां हमें उसका सामना करना पड़ेगा। और उसका उदाहरण देवेंद्र जी ने दिया। अब आपको सब जानते हैं कि यूक्रेन के बारे में हम पर कितना दबाव था, हम पे इतना दबाव था, पर प्रधानमंत्री पहले दिन से उनकी सोच बहुत ही माने स्पष्ट थी कि हमें जो भारत के हित में है वो ही करना चाहिए। और जब किसी भी विदेश मंत्री को इतनी स्पष्टता से आदेश मिलती है तो मैं आपको कह सकता हूं कि मेरा काम बहुत आसान था। और ये खाली यूक्रेन का मामला नहीं, अगर आप कभी कभी अब हर देश जो है, हमारे देश, हम सब हथियार लेते हैं दूसरों से। हम एक देश है जिन्होंने सबके साथ ऑप्शन खोल रखा है। हमने फ्रांस से राफेल की हवाई जहाज ली, हमने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लिया, अमेरिका से हेलीकॉप्टर लिए। तो सबके साथ एक किस्म से जिसमें ज्यादा आत्मविश्वास है वही देश जो है वो सबके साथ बड़े लेवल पे, सबसे उस स्तर पे वो पूरा जो इंटरनेशनल गेम जो खेलना होता है वो खेल सकता है। तीसरा जो है, ये आजकल समय की मांग है कि विषय अनुसार सहयोग कैसे बढ़ाया जाए। कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में देखें, ये नहीं है कि आपके राजनीतिक जो पार्टनर हैं वो ऑटोमेटिकली आर्थिक पार्टनर होंगे या टेक्नोलॉजी पार्टनर होंगे या एनर्जी पार्टनर होंगे, अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग साझेदारी हम कैसे बनाएं और साथ ही साथ सबको कैसे साथ ले जाएं। और क्या होता है, इसमें भी कभी कभी दबावें आती। जैसे अब हम लोगों ने तय किया था कि हम ये क्वाड की एक प्लेटफॉर्म थी कि 4 देश मिलजुल के हमने तय किया था कि हम इंडो पैसिफिक में काम करेंगे। और इस पे दबाव आया दूसरे देशों से, पर हमें लगा कि ये हमारे हित में है, दुनिया के हित में। तो हम ये जो विषय अनुसार सहयोग, इसको कैसे आगे बढ़ाएं और मैक्सिमम देश, क्योंकि कूटनीति की सफलता ये है कि जो देश जो है जिसकी पार्टनरशिप सबसे ज्यादा हो और अलग अलग देशों के साथ हो और सबको साथ ले जा सकते हैं, ये एक किस्म से सक्सेस का डेफिनेशन है। चौथा जो है ये राष्ट्र सुरक्षा के बारे में है, और इसमें भी कभी कभी ऐसी चुनौतियां आती हैं जहां निर्णायक कदम की जरूरत होती। अब इसका मैं कहूंगा सबसे ऑब्वियस एग्जांपल जो है ये आतंकवाद है। कि हम सब जानते हैं किसी और देश ने आतंकवाद को ऐसा नहीं झेला जैसे भारत ने, क्योंकि किसी और का ऐसा पड़ोसी नहीं है जैसा हमारा है। पर कभी कभी हर चीज की हद होती है कहीं, और वो सीमा
जब उरी हुआ, जब पुलवामा हुआ, हमें निर्णायक कदम लेने चाहिए थे। तो ये उरी और बालाकोट के जो मैसेज जो थे, ये भी एक किस्म से इंडिया वे का एक उदाहरण। और अभी जो उत्तरी सीमा में जो हमारे आर्मी की डिप्लॉयमेंट है, और आप ये याद रखिए, ये डिप्लॉयमेंट जो है कोविड के समय, लॉकडाउन के समय में हुई थी, तो वैसे भी ये डिप्लॉयमेंट कठिन थी। लॉकडाउन में हजारों सैनिकों को वहां ले जाना, जबकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमजोर था, क्योंकि पहले की सरकार ने सोचा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाए तो वही हमारी सुरक्षा है। तो कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर में हजारों सैनिकों को वहां और ये 10,000 15,000 फुट की मैंने चढ़ाई की बात कर रहा हूं। तो जैसे मैंने कहा, ऐसा समय आता है जहां निर्णायक कदम की जरूरत होती है। और फिर ये ग्लोबल एजेंडा, कि हमारा प्रभाव ग्लोबल एजेंडा पे कैसे हम इसको और अधिक बढ़ाएं। और ग्लोबल एजेंडा, क्योंकि किसी भी बड़े देश को स्वार्थी नहीं लगना चाहिए, और हम हैं भी नहीं, क्योंकि हमारी परंपरा में जैसे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हमें कभी हमें जन कल्याण और जुग कल्याण से हमने कभी उसके बीच में तनाव नहीं देखा। तो क्लाइमेट हो या महामारी वैक्सीन, या कभी कभी जो कहते हैं डिजास्टर रिस्पांस, ये नेपाल में आपको याद होगा कि भूकंप आया था 2015 में। 24 घंटे के अंदर हमारी हवाई जहाज वहां पहुंच चुकी थी, हम सबसे पहले रेस्पोंडर थे वहां। श्रीलंका में बहुत बारिश हुई थी, बहुत बड़े मडस्लाइड्स हुए थे। मालदीव्स में उनके राजधानी में पानी की सप्लाई फेल हो गई थी। यमन में आपको कुछ याद होगा कि एक युद्ध के बीच में हमारे भी लोग फंसे थे, दूसरे लोगों के लोग भी थे। तो ये फर्स्ट रेस्पोंडर, इसका हमने एक अब बहुत अच्छा रिकॉर्ड साबित किया है, और साबित ऐसा किया है कि हम लोग हमारे लोगों का तो हम ख्याल रखते हैं, और उसी समय हम दूसरे का भी सोचते हैं। जब हमारा पहला जहाज वुहान गया था महामारी के समय में, उस जहाज में हमारे नागरिक के अलावा हमारे पड़ोसी भी कुछ आए थे। तो ये भी एक किस्म से ये इंडिया वे को दर्शाता है। और जो छठवां जो पहलू जो है, ये हमारे नागरिकों के बारे में है। हमारे भारतीय मूल के समुदाय जो देश के बाहर जो रहती है, कि कोई भी देश, अगर हम कहते हैं कि राइज ऑफ इंडिया, लीडिंग पावर, जब तक हम अपने लोगों का ख्याल नहीं रखते, ये दुनिया यकीन नहीं करती कि आप में वो दम है। तो कोविड के समय में वंदे भारत मिशन के तहत हम जो हैं 70 लाख से ज्यादा हमारे नागरिक को हम देश वापस ले पाए। उक्रेन के युद्ध के बीच में हमारे जो करीब 20,000 विद्यार्थी, उनको लड़ाई के बीच में और 2 शहरों में युद्ध विराम करवा के हम उस आपत्तिजनक स्थिति से बाहर निकाल पाए। और ये खाली डेंजर के समय पे जारी नहीं होता, ये किस्म से रोज का मामला है, क्योंकि हमारे मजदूर, हमारे टूरिस्ट, हम और आप, हम में से कोई न कोई हर रोज बाहर जाता है। किसी के पासपोर्ट खो जाती है, कहीं चोरी हो जाती है, कोई फंस जाता है, कोई। तो अभी जो है मोदी सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें कोई भी नागरिक बाहर फंस जाए, तुरंत हमारे राजदूतावास को एक किस्म से उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, और उनकी सोच भी ऐसी है कि जितना जल्द से जल्द वो किसी की मदद करें। और ये मदद जो है सचमुच, एक पोर्टल का नाम भी है, एक ऑनलाइन पोर्टल है मदद नाम का,
कि कोई भी फंस जाए, वो पोर्टल पे जाते हैं, अपनी शिकायत या अपनी जो स्थिति जो है उस पोर्टल में लिख देते हैं और तुरंत उसका जवाब आता है। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे करीब 10 लाख विद्यार्थी देश के बाहर पढ़ते हैं और खाड़ी में ही करीब 70 लाख हमारे लोग काम करते हैं। तो आप संख्या देखिए। तो अभी जो है हम अलग अलग देशों से ये नेगोशिएट कर रहे हैं कि जब हमारे लोग काम करने के लिए बाहर जाते हैं कि हम आपस में एक समझौता कर लें कि उनका जो वहाँ जो उनको जो ट्रीटमेंट, उनका व्यवहार जो होगा वो उन्हीं के नागरिकों के समान होगा, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जो हमारे विद्यार्थी जो जाते हैं उनके लिए काम करने का मौका मिलेगा। जो एक देश से दूसरे देश जो लोग वीज़ा पे जाते हैं, और आजकल आपने देखा होगा कि पासपोर्ट मिलना भी और आसान हो गया है, वीज़ा। और जब दूसरे दूतावास जो हैं कभी कभी वीज़ा के बारे में, और आजकल ये मुझे पता है कि ये बहुत बड़ी समस्या है कि हम कोशिश भी करते हैं कि कहाँ वीज़ा को दिलवाने में कहाँ हम मदद कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये इंडिया वे जो है मेरे लिए, जो अगर लोग कहें कि आप हमें समझाइए कि भारत को किस दिशा में जाना चाहिए, मेरे मन में तो है कि जो भारत एक किस्म से इंडिया वे में जो जाता है कि जहाँ जो और आत्मनिर्भर है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ी है, जहाँ स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं, जहाँ यूनिकॉर्न्स की संख्या जो है वो बढ़ रही है, जो वंदे भारत मिशन के काबिल हो, जो अपने विद्यार्थियों को यूक्रेन से लाता है, जो गलवान में खड़े होने की धैर्य दिखाता है, जो उरी और बालाकोट कर सकता है, जो विकासशील देश की आवाज बन सकता है। क्योंकि अभी जो कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने विकासशील देशों की एक समिट बुलाई थी जिसमें 120 देश से ज्यादा लोग आए थे, और वो मंत्री और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के स्तर पे आए थे कि हम विकासशील देशों की आवाज बने, जो G20 की अध्यक्षता जो है उसको और जिम्मेदारी से और माने दुनिया में जो सर्वसम्मति कैसे इसको आगे करें, जो जिसकी इकोनॉमिक जो आर्थिक क्षमता बढ़े। हम 10 साल पहले नंबर 10 में थे, अभी हम नंबर 5 तक पहुंचे, पर हम वहां रुकने वाले नहीं। कुछ ही सालों में हम नंबर 3 तो जरूर पहुंचेंगे। और जो भारत जो है वो नेशनलिस्ट भी हो और इंटरनेशनलिस्ट भी हो। ये अगर मैं कहूँगा कि इंडिया वे की आप परिभाषा दीजिए, ये उदाहरण के साथ ये मेरी परिभाषा है। और मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में, क्योंकि मुझे भी ये सरकार के साथ ये मेरा 5वां दशक है, और मैं आपको कह सकता हूँ कि पिछले 10 साल में जो परिवर्तन मैंने देखा है इसका माने कोई जवाब नहीं है। और मैं सचमुच ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं, ये एक अनुभवी आदमी का स्टेटमेंट है जो कहता है कि मैं खुद मुझे अपने जो 1970s, 80s, 90s की याद आती, और आज जो मैं चेंज देख रहा हूँ, ये हर महीने, हर हफ्ते, हर कैबिनेट मीटिंग में जो चेंज होती, ये एक किस्म से क्रांतिकारी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया वे जो है हमारे लिए, अगर हम उसी मार्ग में जाते जाए कि हम बिल्कुल जो हमारा लक्ष्य है कि दुनिया में लीडिंग पावर बनना है, कि हम जरूर वहां पहुंचेंगे। तो मैं समाप्त करता हूं, पर मेरे से
मेरे पास एक शीट और है जो मैंने जानबूझ के अभी प्रयोग नहीं किया, वो महाभारत के बारे में, और मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं प्रश्न उत्तर में बात उठेगी, तो जब अगर वो अवसर होगा तो मैं उस पर कुछ टिप्पणी करना चाहूँगा। थैंक यू।